हेलो दोस्तों, आप सभी का हाईटेक स्टडी 2.0 में हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस वीडियो सेशन में हम देखेंगे गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम। तो आइए समय व्यर्थ न करते हुए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है गॉस का प्रमेय अथवा गॉस का नियम, इस टॉपिक को हम देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, गॉस के प्रमेय का परिभाषा देख लेते हैं। तो गॉस का प्रमेय का जो परिभाषा होता है वह यहाँ पर मैंने लिख दिया है। तो गॉस का प्रमेय का परिभाषा क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। उसका कहने का क्या मतलब है, एक बार मैं फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। मैं आपको एक बार इसे चित्र के माध्यम से समझा देता हूं जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो सके। तो इसके कहने का मतलब क्या है, हम मान लेते हैं हमारे पास कोई एक वैद्युत फ्लक्स है और उसमें क्या कर रहे हैं, उस वैद्युत फ्लक्स में समांतर आवेश को हम प्रवाहित कर रहे हैं। समांतर आवेश को हम प्रवाहित कर रहे हैं। जब हम समांतर आवेश को प्रवाहित कर रहे हैं तो यह जो आवेश है, यहाँ पर प्लस आवेश होता है और यह माइनस आवेश होता है। जो यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा वह प्लस आवेश होता है यानी धन आवेश होता है, और जो बाहर की तरफ निकलेगा वह ऋण आवेश होता है। तब इसमें कहने का क्या मतलब है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश, यानी किसी बंद पृष्ठ से होकर जब गुजरता है वैद्युत फ्लक्स तो उसका जो क्या है, उसके पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1 यानी इसके जो है वह कुल आवेश का क्या होता है 1/ε गुना होता है। इसके कहने का मतलब यही है, यानी यही जो होता है वह गॉस का प्रमेय होता है। क्या होता है, गॉस का प्रमेय। अब आइए हम देख लेते हैं गॉस का नियम क्या होता है। उस नियम के चलने से पहले हम गॉस के प्रमेय का सूत्र देख लेते हैं। तो गॉस का प्रमेय का जो सूत्र होता है फाई समाकलन ऑफ वेक्टर ई इंटू वेक्टर डी इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही जो होता है यह गॉस का सूत्र होता है, यानी क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट जो होता है वही गॉस का सूत्र होता है। तो मैं आपको नियम बताने से पहले कुछ बातें बता देना चाहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को पहले आप पूरी तरीके से देख ले, कि जिससे कि आपको पता चले कि आपको यह वीडियो आपके पढ़ाई में सहायक रहा है या नहीं रहा। तो आप अगर यह वीडियो में जो है आपके पढ़ाई में सहायक रहा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारे द्वारा बनाई गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम समय व्यर्थ न करते हुए देख लेते हैं कि गॉस के प्रमेय का नियम क्या होता है, यानी गॉस के प्रमेय का नियम क्या होता है। हम इसके नियम पर चलते हैं। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं गॉस के प्रमेय का नियम। तो इस गॉस के प्रमेय के नियम में क्या लिखा गया है, यहाँ पर देख लेते हैं। माना कि एक बिंदु आवेश क्यों एक बंद पृष्ठ ए के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। क्या है, हम मान लेते हैं एक बिंदु आवेश क्यों है। क्या है, एक बिंदु आवेश क्यों है जो एक बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु ओ पर स्थित है। कहां पर स्थित है, बिंदु ओ पर स्थित है। इस पृष्ठ फिर आगे क्या है, इस पृष्ठ पर एक बिंदु P के चारों ओर एक लघु क्षेत्र अवयव dA है। क्या है, फिर इसी क्षेत्र में एक बिंदु P पर क्या है, एक बिंदु P पर इसके क्षेत्रफल के अवयव dA स्थित है। क्या है, dA स्थित है। फिर अब हम यहाँ पर क्या देख लेंगे, OP इक्वल टू R। क्या है, OP इक्वल टू R क्षेत्रफल अवयव dA को पृष्ठ पर अभिलंबवत खींचा गया है तो वेक्टर dA से निरूपित करते हैं। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि जो यहाँ से यानी बिंदु O से लेके P तक की दूरी है वह किसके बराबर आ रहा है, हमारा वह O से लेके P तक की जो दूरी है वह बराबर किसके आ रहा है, वह R के आ रहा है। बराबर किसके आ रहा है, R के बराबर आ रहा है। और हम यहाँ पर जो देखेंगे हमारे पास dA है वह किसके बराबर आ रहा है, वेक्टर dA के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है,
वेक्टर डी ए के बराबर आ रहा है। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे हम क्या करते हैं, हम आगे पुनः मान लेते हैं। आगे इसको जब हम हल करेंगे तो आगे हम क्या करेंगे, इसे पुनः मान लेते हैं कि बिंदु O पर क्या मानते हैं कि बिंदु O पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E, बिंदु O के कारण जो है वह बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र E है। क्या है, वैद्युत क्षेत्र E है जो कि OP के अनुदिश है। क्या है, जो कि वह जो वैद्युत क्षेत्र E है वह किसके अनुदिश है, OP के अनुदिश है। क्षेत्रफल अवयव DA से गुजरने वाला बाहर की ओर दृष्ट वैद्युत फ्लक्स है। क्या है, जो यहाँ पर देख लेंगे जो वेक्टर DA है, जो यहाँ पर देखेंगे हम, जो DA है वह गुजरने वाला बाहर की ओर दृष्ट वैद्युत फ्लक्स के है। क्या है, बाहर की ओर जो वेक्टर D है वह बाहर की ओर, जो एक फ्लक्स है वह बाहर की ओर निकल रहा है। किसके ओर निकल रहा है, बाहर की ओर निकल रहा है। तो इसका जो सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर देख लेते हैं। फाई E बराबर क्या हो जाएगा हमारा, फाई E बराबर वेक्टर E इंटू के वेक्टर DA बराबर क्या हो जाएगा हमारा, EA ED इंटू DA cos थीटा हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा। ये cos थीटा कहाँ से आया है मैं आपको बता देता हूँ। हम यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो वेक्टर D है, DA है और वेक्टर E है, यहाँ पर एक क्या बना रहा है, कोण बना रहा है। क्या बना रहा है, एक कोण बना रहा है। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि जहां वेक्टर DA व वेक्टर E एक कोण बना रहा है, कोण एक एंगल बना रहा है जो कि cos थीटा है। क्या है, cos थीटा है। अब इसको आगे हम कैसे लिखेंगे, आगे हम इसे लिख लेंगे वैद्युत क्षेत्र E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्यू अपान आर स्क्वायर इंटू के क्या हो जाएगा हमारा, DA cos थीटा, DA cos थीटा हो जाएगा, इंटू के क्या हो जाएगा, DA cos थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहां से देखेंगे DA को, क्या देखेंगे, DA को जब हम देखेंगे बिंदु O तक, जो एक क्षेत्र है बिंदु O तक क्षेत्र देखेंगे तो यहाँ पर एक क्या बना रहा है, एक D ओमेगा बना रहा है। क्या बना रहा है, एक D ओमेगा बना रहा है जो अंतरिक्त घन कोण है। क्या है, जो अंतरिक्त घन कोण है। तो इसे हम क्या लिख लेंगे, इसे हम लिखेंगे जो DA क्या है, जो DA द्वारा O बिंदु पर घन कोण, क्या है, O बिंदु पर अतिरिक्त घन कोण बना रहा है, घन कोण D ओमेगा, घन कोण क्या बना रहा है, यहां पर देखेंगे हम D ओमेगा बना रहा है। अतः हमारा क्या हो जाएगा, यहां से सूत्र, यहां से हमारा जो सूत्र है वह क्या हो जाएगा, E इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देख लेंगे जब हम इस Q का गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब Q का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर Q फिर अपान क्या है 4 पाई हो जाएगा। फिर इसका गुणा है जो DA cos थीटा का गुणा यहाँ पर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, DA cos थीटा अपान आर स्क्वायर हो जाएगा, जो कि हमने यहाँ से गुणा जब इस पे किया है। तो फिर उसके बाद हम क्या देख लेंगे, अब हम यहाँ पर देखेंगे जो DA cos थीटा है, यहाँ पर देख लेते हैं जो DA cos थीटा है
जो डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है वह किसके बराबर है, वह डी ओमेगा के बराबर है। किसके बराबर है, डी ओमेगा के बराबर है। मैं आपको एक बार समझा देता हूं। अब यहाँ पर हम देख पा रहे होंगे जो हमारा यहाँ पर वेक्टर डी है, देख रहे होंगे यहाँ पर जो वेक्टर डी है और वेक्टर ई है, इनके बीच का जो कोण है वह कॉस थीटा है। और यहाँ पर हम देखेंगे जो इनके बीच की जो दूरी है क्या है, आर है। कितना है, आर है। तो इसका जब हम हल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ओमेगा आएगा ना। तो डी ओमेगा आ गया। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वह क्या है, डी ए कॉस थीटा अपान आर स्क्वायर है। फिर यहाँ से लेके जो यहाँ तक की दूरी है वह क्या है, डी ओमेगा है। तो इसी को इसने बताया है। फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या, अब हम क्या करते हैं, इस डी ओमेगा को यहाँ पर हम रख लेते हैं। तो हम जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के डी ओमेगा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी ओमेगा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे समतल पृष्ठ से बाहर, क्या है, समतल पृष्ठ से बाहर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम देख लेंगे समतल पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स। अब हम देख लेंगे समतल पृष्ठ। हमारा समतल पृष्ठ कहाँ है, समतल पृष्ठ जो ये है, यहां पर देख लेंगे। यह जो समतल पृष्ठ है यहाँ पर, यहां से क्या है, बाहर की ओर जाने वाला क्या है, वैद्युत फ्लक्स। बाहर की ओर, समतल पृष्ठ ए से बाहर की ओर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स यहाँ पर है जो वैद्युत फ्लक्स। तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। क्या हो जाएगा, डी ओमेगा। अब हम जब इसका समाकलन करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, समाकलन ऑफ डी ओमेगा। जब हम क्या करते हैं, डी ओमेगा का समाकलन कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं। जब हम डी ओमेगा का समाकलन करेंगे तो हमारे पास क्या बच के आ जाएगा, डी ओमेगा। तो हमारे पास यहाँ पर डी ओमेगा बच के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे इसको, फाई ई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के डी ओमेगा। क्या आ जाएगा, डी ओमेगा आ जाएगा। अब यहां तक आप नोट कर लीजिए। तो हम इसको, इसके बाद क्या करते हैं, यहां मिटा के अब इसको इसके आगे बता देते हैं आपको। तो आई होप कि आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। तो हम क्या करते हैं, इसको रिमूव करके आगे का प्रोसेस हम बता देते हैं आपको। तो इसको कर लेते हैं रिमूव, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं हम रिमूव। रिमूव करने के बाद अब हम यहाँ पर देख लेंगे कि हमारा क्या निकल के आया था, फाई इक्वल टू क्यू अपान, क्या आया था, फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के डी ओमेगा। जहां डी ओमेगा जो है, जहां पर हम देखेंगे जो डी ओमेगा है यह क्या है, यह रेडियस है। रेडियस क्या है, डी ओमेगा, डी ओमेगा किसके बराबर है, 4 पाई के, जो स्टे रेडियस है। क्या है, जो स्टे रेडियस है। तो अब हम क्या करते हैं, डी ओमेगा की जगह हम 4 पाई रख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा फाई इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के डी ओमेगा की जगह हम क्या रखेंगे, 4 पाई रखेंगे।
क्योंकि डी ओमेगा बराबर क्या आ रहा है हमारा 4 पाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे 4 पाई से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 5e बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। यही जो है गॉस परिमेय का नियम है। क्या है, यही जो है हमारा गॉस परिमेय का नियम है। आई होप कि आप सभी को समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।